नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है 60 मिनट 60 खबरों में। शोपियां में जारी मुठभेड़ में शुक्रवार को अंसार गजबातुल हिंद का चीफ कमांडर मारा गया। कश्मीर पुलिस के मुताबिक घिरे हुए आतंकी को समझा बुझाकर समर्पण करने और मस्जिद को बचाने के लिए आतंकी के भाई और स्थानीय इमाम को अंदर भेजा गया था, लेकिन आतंकी आत्मसमर्पण के लिए राजी नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार खुफिया एजेंसियों को त्राल के नोबुग इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली। इस पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। आतंकी एक धार्मिक स्थल में छिप गए। इस पर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। अभी तक शोपिया और त्राल में कुल 7 आतंकवादियों का उनका खात्मा किया जा चुका है। ऑपरेशन क्लीन के तहत कश्मीर घाटी में आज 7 आतंकी मारे जाने की सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। कल शोपिया में चल रहे एनकाउंटर में 5 आतंकी मारे गए थे, तो वहीं त्राल में चल रहे एनकाउंटर में गजवत-उल हिंद का चीफ मारा गया है, जिसकी पुष्टि खुद जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने की है और कहा है कि चीफ के मारे जाने के बाद ही घाटी से गजवत-उल हिंद का सफाया हो चुका है। वहीं मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। 7 AK-47 के साथ 2 पिस्टल भी बरामद की गई हैं। एनकाउंटर के दौरान इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, ANB न्यूज, जम्मू। तो वहीं एंटीलिया विस्फोटक केस समेत कई मामलों में आरोपी निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को मुंबई की NAI अदालत ने 30 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में आज लगातार तीसरे दिन सचिन वाजे से पूछताछ की। एक अधिकारी ने बताया कि सीबीआई का एक दल आरोपों की प्रारंभिक जांच के लिए मुंबई में है। उसने सुबह एनआईए के दफ्तर जाकर वाजे का बयान दर्ज किया। एनआईए 25 फरवरी को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास एक गाड़ी में विस्फोटक सामग्री मिलने के मामले में जांच कर रही है। आपको बता दें कि सचिन वाजे ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरेन की कथित हत्या के मामले में भी जांच के दायरे में है। अंबानी के घर से उनके बाहर SUV गाड़ी मिली थी, वो हिरेन के पास से चोरी हुई थी। सीबीआई यहां से एक विशेष NIA अदालत का आदेश लेकर वाजे से पूछताछ कर रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद आदेश के बाद में सीबीआई ने मंगलवार को देशमुख के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक मामला दर्ज किया था। परमबीर सिंह का 17 मार्च को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से होमगार्ड विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया था। बाद में उन्होंने देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का अनुरोध करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तो वहीं दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राजधानी के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली में सभी स्कूल सरकारी और प्राइवेट समेत सभी क्लासेस के लिए अगले आदेश तक बंद किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के एक रिहायशी स्कूल में बीते दिनों प्रिंसिपल समेत कुछ छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गई थीं। इसके साथ ही आज JNU में 24 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। सिर्फ स्कूलों में ही नहीं, दिल्ली के अस्पतालों के स्टाफ भी कोरोना की इस लहर की चपेट में तेजी से आ रहे हैं, जिसके चलते सरकार ने यह फैसला लिया है कि स्कूल अगले आदेश तक बंद कर दिए जाएं। देश के अन्य राज्यों समेत उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों में सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों और ऑफिसों में 50% लोगों की मौजूदगी का आदेश दिया है। योगी सरकार के आदेश के बाद अब ऑफिस में 50% लोग ही काम कर सकेंगे। योगी आदित्यनाथ ऑफिस की ओर से ट्वीट करके बताया गया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये व्यवस्था बनाई जाए जिसके तहत जनपद लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर नगर के सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में एक दिन में 50 कर्मी ही आए। इस संबंध में रोस्टर बनाकर उसे लागू किया जाए। राजधानी लखनऊ और वाराणसी समेत प्रदेश के कई जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से योगी सरकार ने फैसला लिया है।
11 अप्रैल से टीका उत्सव। उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती से लेकर 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती तक टीका उत्सव मनाए जाने का आह्वान किया है। ऐसे में पूरे प्रदेश में टीका उत्सव आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रदेश के लक्षित आयु वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इससे सफल आयोजन के लिए कार्य योजना बनाई जाए। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में लगातार वैक्सीनेशन का काम जारी है और अब तक उत्तर प्रदेश में 69,68,387 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। व्यक्तियों में से 9,039 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,97,479 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें से लगभग 86,000 सैंपल की जांच RT-PCR के माध्यम से की गई। अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर 3,63,44,993 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। 48,306 एक्टिव केसेस में से 22,904 होम आइसोलेशन में हैं। 835 व्यक्ति निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के मरीज राजकीय व्यवस्था में, चिकित्सालयों में और चिकित्सा महाविद्यालयों में अपना इलाज निःशुल्क करवा रहे हैं। वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर चल रहा है और अब तक प्रदेश में 69,68,387 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इसी प्रकार 11,97,401 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश में कुल मिलाकर 81,65,788 डोज लगाई जा चुकी हैं। 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें व्यापक स्तर पर कोविड के टीकाकरण का। तो वहीं हिमाचल के शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पालमपुर में कांग्रेस दुष्प्रचार से चुनाव जीती है, जबकि सोलन में बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट पड़े हैं। नगर निगम मंडी में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। धर्मशाला में भी कांग्रेस को हराकर बीजेपी नगर निगम का गठन करने जा रही है। यहां निर्दलीय का साथ मिल रहा है। ऐसे में नगर निगम के चुनावी नतीजों से कांग्रेस जिस तरीके से उत्साहित है, जो सही नहीं है। आने वाले विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी जीत करके हासिल करेगी और साथ में सीएम ने कहा कि वो जनसभाओं का आदर करती है, जनभावनाओं का आदर करती है। चुनावी नतीजों के बाद उन्होंने विचार विमर्श करने की भी बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम पालमपुर में बीजेपी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। वहां पर बहुमत के लिए वो बहुमत हमारे पास उपलब्ध हो गया है। मंडी नई कॉरपोरेशन थी, मंडी में हम जीते, पालमपुर में कांग्रेस जीती, सोलन में कांग्रेस आगे है और उनसे थोड़े ही पीछे हम हैं। एक दो इंडिपेंडेंट वहां पर जीते हैं, वो भी हमारी पार्टी में हमारे साथ सहयोग देने के लिए। देश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में भी तेजी लाई जा रही है। आपको बता दें कि देश में वैक्सीनेशन का चौथा चरण शुरू हो चुका है, जिसके तहत 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को टीकाकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को गोरखपुर सांसद रवि किशन ने अस्पताल में जाकर वैक्सीन का पहला टीका लगवाया। साथ ही सभी देशवासियों से कोरोना महामारी से बचने के लिए टीकाकरण कराने की अपील की। आपको बता दें कि सांसद रवि किशन ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए सबसे आसान तरीका
हाथ साफ करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना और वैक्सीनेशन करवाना है। पर आप लोग वैक्सीन लें। पूर्वांचल में जितने मेरे फैंस हैं, जितने मुझे प्रेम करते हैं, जितनों ने मुझे वोट किया, जो मुझे प्यार करते हैं, सब लोगों से हाथ जोड़ के हमारा निहोरा बा, कृपया ये वैक्सीनेशन स्वदेशी है, इसको आप लोग लें और निश्चिंत रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोनो डराए का जरूरत ना बा कि तार खून गाढ़ा हो जाई, कि तो हार्ट में धक धक बढ़ जाई, तो किडनी में कोनो भूख ना लगी, ई सब प्यास ना लगी, ई सब बात बाटे। ई इम्यूनिटी सिस्टम के स्ट्रांग करी, आप लोगन के फाइटर सेल्स के स्ट्रांग करी, जो कोरोना के वायरस से लड़ने की उसमें क्षमता आपके शरीर में, एंटीबॉडी जिसको कहते हैं, वो क्रिएट होगी। इसको आप लोग लगाएं और रजिस्टर करवाएं। इंजेक्शन का अभी एक अफवाह फैली है, जो भी फैला रहा है अपोजिशन या जो भी, कि इंजेक्शन खत्म हो गया है, वैक्सीनेशन खत्म हुआ, नहीं, और स्टॉक आ रहा है, क्योंकि अचानक हर अस्पताल में, सदर अस्पताल में, जहां जहां लोगों की भीड़ आ गई, सबको आज ही लगवाना है, तो वो जरा एक चिंता हो गई है। लेकिन कल हम लोगों के पास अभी तक यहाँ 1.25 लाख से ज्यादा हो गया। अभी हम लोग कल और भी मंगाए, कितना मंगाइला और कल आ जाएगा 1 लाख डोज। 1 लाख डोज कल हम लोग और मंगवाए, भगवान ने चाहा। तो वहीं उज्जैन में माधवनगर अस्पताल के बाहर एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। बीजेपी नेता की मौत के बाद पार्टी के ही सांसद अनिल फिरोजिया परिजनों से मिलने पहुंचे, लेकिन परिजनों ने मिलना तो दूर, उन्हें देखना तक मुनासिब नहीं समझा। मृतक की पत्नी और बहन ने सांसद को इतनी खरी खोटी सुनाई कि उनकी हिम्मत ही नहीं हुई उनसे बात करने की। दरअसल मृतक जितेंद्र शीरे की कल माधवनगर अस्पताल में मौत हो गई थी। बताया जाता है कि उनकी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां जमकर तोड़फोड़ की। इधर जैसे ही सांसद अनिल फिरोजिया जितेंद्र के परिजनों से मिलने पहुंचे तो मृतक की पत्नी और बहन ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। इसके बाद वे परिवार वालों से बिना मिले ही चले गए। आपको बता दें कि 2 मिनट सुनने के बाद सांसद उल्टे पैर वहां से चल दिए। पत्नी ने सांसद से कहा कि आपके पास और आपके एक कार्यकर्ता के पास मैसेज गया था, बताओ आया था कि नहीं आया था। आप लोगों के लिए वो हमेशा खड़ा रहता था, उस वक्त नहीं आए, अब क्यों आए हैं, आप चले जाओ। वहीं बहन ने सांसद से कहा कि आप लोगों के पीछे मेरा भाई गया है। माधवनगर अस्पताल में कल एक बीजेपी नेता की मौत के पश्चात उसके परिजनों द्वारा जो हंगामे किए गए थे, हंगामे होने के बाद में अस्पताल में भारी तोड़फोड़ मचाई गई थी। यहाँ तक कि प्रशासक सुजान सिंह रावत को अपने कमरे में बचकर अपनी जान बचाना पड़ी थी। वहीं सांसद अस्पताल में पहुँचे थे और उन्होंने लोगों को समझाइश दी थी कि इस प्रकार की घटना न करें, लेकिन उनके जाते से ही उनके जो नेता जो जितेंद्र शेरे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिन्होंने अपने व्हाट्सएप से अपने शेयर करे थे कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, मरीज मर रहे हैं, लेकिन सांसद के जाते से ही उनके परिजनों ने वहां पर तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दी थी। उनके एक वीडियो में आप साफ तौर से देख रहे हैं कि नेता जितेंद्र शेरे की पत्नी सांसद से कह रही है कि आपके साथ जीवन भर रहा और आप लोग उसकी ऐन समय पर मदद नहीं कर पाए। उसके बाद वहाँ पे कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और परिजनों ने मिलकर अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ मचाई और आम लोगों को नुकसान पहुंचाया, जिसको लेके आज पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर धारा 188 के अंतर्गत और शासकीय कार्य में बाधा के अनेक मामले दर्ज कर लिए हैं। वहीं दूसरी ओर शाम के समय जब कांग्रेस ने अपना धरना प्रदर्शन किया था, तो धरना प्रदर्शन को लेकर भी शासन ने और पुलिस प्रशासन ने उन पर भी मामला दर्ज कर लिया है। उज्जैन से विजेंद्र यादव, एएनबी न्यूज के लिए। तो वहीं हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवारा ने कहा कि आढ़तियों की मांगें मानकर पुराने सिस्टम को सरकार जारी रखे। वो आज अंबाला छावनी के पास मोहड़ा अनाज मंडी में आढ़तियों और किसानों के बीच पहुंची थी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अनाज मंडी में गेहूं की फसल आई हुई है, लेकिन कल से आढ़ती अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार इस समस्या का तत्काल समाधान करे ताकि किसानों, मजदूरों और आढ़तियों के बीच का पुराना तालमेल बना रहे। उन्होंने कहा कि जब से केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार आई है, तब से इन्होंने कृषि के क्षेत्र में नाजायज दखल अंदाजी शुरू की हुई है। पहले भूमि अधिग्रहण बिल से छेड़छाड़ की गई, फिर 3 काले कृषि कानून लाकर आढ़तियों, किसानों और मजदूरों की सोशल चेन को तोड़ने का प्रयास किया गया।
और गेहूं की फसल आज मंडी में आई हुई पड़ी है। और कल से जितने भी यहाँ पे आड़तियों के जो हमारे संगठन हैं, जितने भी हमारे साथी हैं इसमें, ये सब कल से स्ट्राइक में हैं और स्टेट सरकार से उनकी कुछ मांगे हैं। सरकार ने जब से सरकार भाजपा की आई है, कृषि के क्षेत्र में इन्होंने हस्तक्षेप करा ही करा। पहले भूमि अधिग्रहण नियम को बदलने चले थे और अब हाल ही में जो है यहाँ पर जो 3 काले कानून आए हैं, हर जगह किसानों का एक ही बात थी कि ये जो काले कानून हैं, जिन्हें किसान कहते हैं कि ये हमारे काले कानून हैं, इनके चलते जो एक सिस्टम बना हुआ था आड़त का, खेती का, खरीदने का, बेचने का, और मैं कहूँगी ये सप्लाई चेन नहीं थी, एक सोशल चेन बनी हुई थी। आड़ती और किसान का जो रिश्ता था, जो मजदूर उसमें बीच में जुड़ा हुआ था, ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ फसल के बिकने के समय इकट्ठे आते थे, ये उससे पहले भी इकट्ठे रहते थे, उसके बाद भी इकट्ठे रहते थे। आड़ती एक तरह से एटीएम भी रहा है, जैसे कि सुषमा जी कहा करती थी। जो आड़ती है वो सपोर्ट सिस्टम भी है किसान का, और एक म्यूचुअल ट्रस्ट पे पूरा काम चलता है। आधुनिकीकरण के चलते मेरा फसल मेरा ब्यौरा के तो वहीं पंजाब के बरनाला में अचानक कनक की फसल की आग लग गई और वहां पर आपको बता दें कि फसल को आग की घटनाओं से बचाने के लिए ग्रामीणों ने पहल करते हुए गांव में एक मिनी दमकल गाड़ी तैयार करवा ली है। फायर ब्रिगेड की मदद से गांव-गांव जाकर किसानों को इस दमकल गाड़ी से आग बुझाने के तौर तरीकों पर ट्रायल करवाए जा रहे हैं। साथ ही अचानक कनक को आग से बचाने की सावधानियों के पर्चे बांटे जा रहे हैं और जागृत कैंप भी लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बरनाला सहित पंजाब के बाकी इलाकों में भी गर्मी के इस मौसम में कनक की फसल में अक्सर आग लग चेतना मंच ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਫਾਇਰ ਟਰੈਕਟਰ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬੁਝਾਉਣਾ, ਆਪ ਵੀ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਖੁਦ ਬਚ ਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੂਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਔਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਈ ਜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਲਵੇ ਲਾਉਣ ਦੇ 5-6 ਪਿੰਡ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂੜੇ ਕੇ, ਧੌਲਾ, ਧੂਰਕੋਟ, ਕਾਨੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਹੋ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ। ਮੰਨ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਇਤਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿੰਨੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ 2-2 4-4 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਾਗਰਤ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾਇਆ ਵਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਫੁੱਟ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪਾਈਪ ਆ, 50 ਫੁੱਟ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, 150 ਫੁੱਟ ਬਣਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਅੱਗ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਮਿੰਨੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਨੇ ਕੇ, ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਤੇ ਬਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ खबर पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले से है, जहां पर निर्मल सिंह की अध्यक्षता में संयुक्त किसान मोर्चे की एक बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्यक्रम करेगी, संयुक्त किसान मोर्चा उसका हर जगह विरोध करेगा। इसके साथ ही सियासी पार्टियों से किसान आंदोलन को लेकर सियासत न करने की अपील की है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से अपील की है कि जब तक कृषि बिल केंद्र सरकार रद्द नहीं करती तब तक वो कोई भी प्रोग्राम तय न करे, क्योंकि इस दौरान कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है। उन्होंने बीजेपी नेताओं को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसान बिल किसानों के हित में है तो वो इस बिल पर उनके साथ बहस कर सकते हैं, वरना ये बिल रद्द करवाए जाएं।
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ। ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਬਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ है ते साडे हक्कां ते डाका मार। बढ़ते कोरोना को देखते हुए हापुड़ जनपद के आईपीएस नीरज जादव ने जनपद वासियों से अपील की है कि घरों से अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें और जरूरी काम से ही घरों से निकलते समय मास्क का इस्तेमाल भी करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और किसी भी भीड़ का हिस्सा ना बने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के नियमों का पालन कराने के लिए जनपद पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है और जो भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क के कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन कर रहा है उसका चालान किया जा रहा है। जानते हैं कि कोविड के केसेस पूरे भारत में पिछले कुछ दिनों से निरंतर बढ़ रहे हैं। जनपद हापुड़ भी इससे अछूता नहीं है। हापुड़ पुलिस आपसे अपील करती है कि घर से अनावश्यक बाहर ना निकलें, घर से जब भी बाहर निकले मास्क लगाकर निकलें, समूह में घर से बाहर ना निकलें, भीड़ का हिस्सा न। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां पर विद्युत व्यवस्था लखनऊ और दिल्ली की तर्ज की जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत विभाग की बैठक ली। आपको बता दें कि बैठक में विद्युत विभाग के निदेशक एस के गुप्ता और बीएस शर्मा के साथ सुझावों पर चर्चा की। मामले पर निदेशक एस के गुप्ता ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में लखनऊ और दिल्ली की तर्ज पर विद्युत व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जाए, विद्युत से संबंधित व्यवस्थाओं को और बेहतर बना जा सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़, नगर आयुक्त अनुन्य झा, उपाध्यक्ष एमबीडीए नगेंद्र प्रताप सहित विद्युत विभाग के सभी लोग मौजूद रहे। साहब के जो कार्यालय से डायरेक्टर कमर्शियल, डायरेक्टर टेक्निकल, जनपद के सभी विद्युत के अधिकारीगण, हमारे वीसी साहब, नगर आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, इन सभी पीडब्ल्यूडी इरिगेशन के डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, इन सभी अधिकारियों के साथ एक समन्वय बैठक। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पंजाब में कोरोना का बढ़ते मामले को लेकर किसान आंदोलन और नगर निगम चुनाव को जिम्मेदार ठहराए जाने का विरोध करते हुए किसानों ने भारतीय किसान यूनियन डकौंदा के नेतृत्व में मानसा रेलवे स्टेशन के बाहर केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अर्थी फूंक कर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी किसानों को संबोधित करते हुए किसानों ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री के बयान की हम निंदा करते हैं और हम उनकी अर्थी फूंक कर रहे हैं क्योंकि पंजाब के लोग तंदुरुस्त हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की इकट्ठे दिखाई दे रही है जबकि वो खुद चुनाव के समय इकट्ठे होते हैं, वहां कोरोना नहीं फैलता। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसान मजदूर मेहनत करने वाले लोग हैं और उन्हें कोरोना नहीं हो सकता। ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਛਾੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 4 ਸਪੇਰੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉੱਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਲੂ ਆਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਟ ਆਉਂਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਅਰਥੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਉਹੀ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾ ਕੇ
ਜਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਈਏ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠਾ ਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ नहीं होया। ये कोरोना ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। तो वहीं उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने मेरठ का दौरा किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज, सीएमओ कार्यालय और कोविड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। कई मरीजों से ऑनलाइन बातचीत भी की और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना की ये लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि ऐसे में आम लोगों को विशेष सावधान रहने की जरूरत है। सरकार और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। लापरवाही बरतना इस कोरोना की लहर में बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होगा। सरकार और प्रशासन लगातार व्यवस्था में जुटा हुआ है। नाइट कर्फ्यू को लेकर उन्होंने कहा कि जहां जैसी हालत हो रही है तो सरकार और प्रशासन वैसी व्यवस्था कर रहा है, लेकिन लोगों को सहयोग करने की जरूरत है। विशेष रूप से कोविड के जो बढ़ते हुए केसेस हैं उसी के ऊपर सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और इसी बात को लेकर मैं आज मेरा ये दौरा है। हमारे साथ हमारे विशेष सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य श्री मन्नान साहब भी आए हैं और यहाँ की सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें, ये मेरी पर्पस ऑफ विजिट है। कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो, ज़्यादा लोग इस वर्तमान का जो वायरस है ये पहले से ज़्यादा तीव्र मालूम होता है, केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि लोगों को इस बात की जानकारी हो और जो लोग सभी निर्देश पालन करें उनको तो कोरोना से बचाव होगा और जो लोग पालन नहीं करेंगे निश्चित रूप से ये पूरी तरीके से आशंका नहीं, संभावना है कि वो लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से सारे लोगों से अपील कर लेते हैं, पूरे मेरठ मंडल से और पूरे प्रदेश से, कि अगर सरकारी निर्देशों का पालन करेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और हर हालत में मास्क का प्रयोग करेंगे तभी आप कोरोना से बचाव संभव है। नंबर 1, जागरूकता पैदा करने के लिए मैंने विशेष रूप से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इस बात को कहा है कि जिस प्रकार से शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में और टाउन एरियाज में भी जो निगरानी समितियों का प्रोविज़न है उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए और ज़्यादा एक्टिव किया जाए। और उसके बाद यहाँ कमांड कंट्रोल सेंटर इसलिए आए कि यहाँ की व्यवस्था, जैसे 2 अभी तक चल रहे हैं कमांड कंट्रोल सेंटर, तो हमने ये अपेक्षा की है कि जो वहाँ का निगरानी समितियों का जो डाटा है उन 2 लोगों को अगर यहाँ बैठा दिया जाए तो हमारा काम और फास्ट हो सकता है और ज़्यादा तेज हो सकता है, रिजल्ट हमको जल्दी मिल सकता है। कमांड कंट्रोल सेंटर से और मरीज जब वहाँ जाता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बीएचयू कॉलेज की लापरवाही की वजह से दर्जनों छात्रों का भविष्य मुश्किल में पड़ता दिखाई दे रहा है। कॉलेज की पशु चिकित्सा संकाय की मान्यता खत्म होने से 1 दर्जन से ज्यादा छात्रों का भविष्य संकट में आ गया है। परेशान छात्र भीषण धूप में कॉलेज गेट पर धरने पर बैठ गए। छात्रों के पास प्रमाण पत्र भी नहीं है, जिसके कारण वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे 30 सीट पे हमारा अलॉटमेंट हुआ था। स्टार्टिंग में 30 सीट थी, अभी जो है वो सीट बढ़ा करके 60 सीट कर दी हैं। तो 2016 से अब तक टोटल 200 बच्चे हो चुके हैं फैकल्टी में। हमारी कॉलेज जो है 2016 से हम लोगों को बोला जा रहा है कि सिर्फ 2 साल के लिए एफिलिएटेड थी आईसीआर के लिए। तब से जो है दोबारा से रिक्रूटमेंट दोबारा से जो है रिन्यूअल किया नहीं गया है चीज़ों के लिए, तो मान्यता है नहीं कॉलेज को। तो और इंटर्नशिप हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है। 6 जनवरी को हमारे फाइनल एग्जाम हो चुके थे 4th ईयर के। मैं लास्ट ईयर में हूँ इंटर्नशिप में, हम लोगों की इंटर्नशिप स्टार्ट नहीं हो रही है। 3-3.5 मंथ हो चुके हैं जब से। तो ये कोविड को लेकर के लेट हो रहा है या फिर ऐसे? नहीं सर, कोविड से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 बार मीटिंग हो चुकी है। फैकल्टी बार डेट पे डेट देती जा रही है, बोल रही है 15 दिन पीछे फिर मीटिंग होगी, 15 दिन पीछे फिर मीटिंग होगी। कोई मीटिंग का कोई रिजल्ट आ नहीं रहा है। जी, हमारे मित्र, हमारे सहयोगी पशु चिकित्सा संकाय के छात्र, वेटनरी साइंस के छात्र आज अपने मांगों को लेकर धरने में बैठे हुए हैं। जैसे हम लोग को पता चला, मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ उन लोग के समर्थन में उपस्थित रहा। इनकी मांगें बिल्कुल जायज़ हैं। वेटनरी साइंस के विद्यार्थी हैं, एक डॉक्टर, भविष्य के डॉक्टर बनने वाले हैं, लेकिन इनके वही साथ
विश्वविद्यालय प्रशासन खिलवाड़ कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन धनुगाही कर रहा है। बाकी जो सुविधाएं हैं इनको कुछ नहीं मिल पा रही हैं। जैसे इंटर्नशिप, मुख्य मांगे इनकी इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप इनको इसलिए नहीं मार पड़ी है क्योंकि विश्वविद्यालय का संकाय बने हुए 4 साल हो गए, लेकिन आज तक विश्वविद्यालय के संकाय को मान्यता नहीं मिली है, जिससे इन लोग को इंटर्नशिप मिलने में परेशानियां हो रही हैं। इन्हीं सब मांगों को लेके इन्होंने अपने डीन से भी 3-4 बार बात करने की कोशिश की। उन्होंने बस आश्वासन दिया, समय दिया, लेकिन उस समय बीतता गया। पिछले तो वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में कमिश्नरेट पुलिस अपराधियों की कमर तोड़ने में तकनीक की मदद लेगी। मंगलवार देर रात पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने आपको बताएं कि आईआईटी के निदेशक अभय करंदीकर से मुलाकात करके तकनीक की मदद मांगी है। आपको बताएं कि आईआईटी विशेषज्ञों ने क्राइम कंट्रोल करने वाला एक बेजोड़ सॉफ्टवेयर कानपुर पुलिस को दिया है। आपको बताएं कि प्रेडिक्टिव पुलिसिंग का ये प्रयोग देश में पहली बार बिठूर, पनकी और कल्याणपुर थानों में किया जाएगा। विशेषकर और उनकी टीम द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया और एक पूरा मॉडल इसका तैयार कर लिया गया। अब इस मॉडल को हम लोग 3 थानों में कानपुर नगर में टेस्ट करेंगे, उसको और सुदृढ़ करेंगे और उसके बाद में पूरे कानपुर नगर में उसको हम लोग लागू करेंगे। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है क्योंकि हम डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स को इस्तेमाल करके किस प्रकार अपराध नियंत्रण के लिए गाड़ियों को खड़ा करें या उनसे गश्त कराएं और साथ ही साथ तेल की खपत को कैसे कम। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लें। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। खबर पंजाब के बरनाला से है, जहां पर बरनाला निवासी भारतीय फौज के जवान जगदीप सिंह की खून की DBT बीमारी के इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक को जालंधर में इलाज के दौरान कोरोना हुआ था और 2016 में करगिल के सियाचिन इलाके में बर्फ में जगदीप गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके कारण जगदीप पिछले 4 साल से शरीर से बीमार जूझ रहे थे। आपको बता दें कि उधर जब जगदीप का अंतिम संस्कार हुआ तो मौके पर सलामी देने के लिए जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं रहा। इस दौरान सिर्फ जगदीप के पार्थिव शरीर को रेजिमेंट के जवानों ने श्रद्धांजलि दी। इस बीच परिजनों ने सरकार और भारतीय फौज पर सही इलाज न करवाने का आरोप लगाया है। फिलहाल परिजनों ने मृतक की पत्नी के लिए सरकारी नौकरी की मांग की है। बड़ा दुख भरिया दिन है कि 35 साल का नौजवान जिहदी सर्विस तकरीबन 14 साल हुई है यूनिट दे विच, ते वो किसी ना किसी मतलब मैं कहूँगा प्रशासनिक या मैडिकल पक्षों घाट पक्षों उहदी जिहड़ी जान चली गई। क्योंकि जिवें 2016 दे विच ये जिहड़ी यूनिट सी ग्लेशियर सियाचिन ते सी, उत्थे ये लड़का दब गया सी बर्फ दे विच
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਦੇਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਕਿ 267 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਔਰ 267 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ 203 ਬੀਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਹ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਬੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੱਤਾਂ ਦਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜੋ ਡਾਇਗਨੋਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਡੀਬੀਟੀ ਦੇ ਕਲੌਟ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਟ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਲੌਟ ਇਹਦੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਆਏ, ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਫਿਫਰੇ ਚ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਫੈਲਣ। ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਲਾਜ ਆਦੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਆਦੇਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 5-7 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹਦਾ। ਵੀ ਜੋ ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਪਾ देंगे, ਬਲੱਡ ਦਾ खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं, जहां आए दिन चोरी, लूट, डकैती, हत्या और बलात्कार जैसी खबरें सामने आ रही हैं। एक ऐसा ताजा मामला खैरा कॉलोनी से सामने आया है, जहां पर आपसी रंजिश को लेकर बदमाशों ने 2 युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर स्थानीय निवासियों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का जायजा लिया और टीमें गठित करके 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। अन्य फरार बदमाशों की तलाश अभी भी जारी है। कृष्ण कुमार यादव जो कोतवाली नगर क्षेत्र खैरा खास के निवासी हैं, इनके द्वारा सूचना दी गई कि इनके भाई अशोक यादव आ रहे थे। गांव के ही 4 लोगों द्वारा इनके साथ गाली गलौज किया गया। मना करने पर चारों लोगों द्वारा मारपीट कर घायल कर दिया गया। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए मजरूब को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया और 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। जिला अस्पताल से मजरूबों को हायर सेंटर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया, जहां यह सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। अब संगत धाराओं में उत्तर प्रदेश में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां आए दिन चोरी, लूट, हत्या और बलात्कार जैसी खबरें सामने आ रही हैं। एक ऐसा ही ताजा मामला कोतवाली क्षेत्र से श्याम पैलेस से सामने आया है, जहां पर एक मकान में एक अज्ञात बदमाशों ने एक महिला की पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवा दिया। वहीं मृतक महिला के परिजनों ने चचेरे रिश्तेदारों पर 18 बीघा जमीन के विवाद पर हत्या करने की आशंका जाहिर की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। एक वृद्ध महिला है, लगभग 55 वर्ष की। इनका घर है यहाँ पर और ये घर पे जो है मृत पाई गई है और सर के ऊपर इनके कोई एक पत्थर रखा हुआ है। तो अभी चूंकि हम लोगों ने अभी पंचायतनामा शुरू करा दिया है, पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। तत्काल अभियोग पंजीकृत करके टीमें हम लोगों ने अपनी गठित कर दी और शीघ्र जो है घटना का अनावरण किया। सर, बताया जा रहा है कि मृतका के पुत्र का किसी से विवाद हुआ था 2-3 दिन पहले, वो जेल में है सर। जी, उन सभी पक्षों की जो है सभी पहलुओं की जांच की जाएगी इन्वेस्टिगेशन के द्वारा और शीघ्र घटना का अनावरण किया। मामले को प्रथम दस्ता हत्या है, जो प्रथम दस्ता जो देखने से लग रहा है कि हत्या है। अब हत्या किन कारणों से हुई है इन सब की अभी समीक्षा की जाएगी, विश्लेषण किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन के दौरान शीघ्र।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मामूली कहासुनी को लेकर विवाद में 18 साल के युवक की पीट कर दबंगों ने हत्या कर दी। बीच चौराहे पर दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं इस मामले में स्थानीय लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने भी युवक की जान नहीं बचाई और दबंगों ने युवक पर जानलेवा हमला करके हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल चुकी है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 8/4/21 को थाना दक्षिण क्षेत्र में संत ताकीज कब्रिस्तान के गेट पर एक गन्ने के रस की दुकान है। उसी दुकान पे रात लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास झगड़ा हो गया, जिसमें जब्बार सन ऑफ अब्दुल सत्तार की मौके पे मौत हो गई, जिसमें आरोपीगण सलीम सन ऑफ मुन्ने खां आदि 7 नफर की तहरीर एक प्राप्त हुई है। जब्बार के बहनोई के माध्यम से उस तहरीर पे तत्काल मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और जो नामजद हैं 7 व्यक्ति। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक वीडियो वायरल हुआ है और ये पूरा वीडियो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित युवक के परिजनों ने बनाया, जिसकी गुरुवार को मौत हो गई थी। आपको बता दें कि फिलहाल युवक की मां का रो रो कर बुरा हाल है। इसमें मां ने रोते रोते आरोप लगाया है कि उसकी दोनों बहुएं एक इंजेक्शन के लिए पूरे शहर में भटकती रहीं, धक्के खाती रही, लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिला। वहीं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इंचार्ज सिस्टर ये इंजेक्शन बेच रही थी। जब इस पूरी वारदात का वीडियो बनाया गया तो मैडम ने बोला कि मैं मरीज हूं। कि कल दिन भर इंजेक्शन के लिए परेशान करा हमारे और घर में माँ का तीसरा घर नहीं है। एक इंजेक्शन के लिए परेशान करा और जब शाम को इंजेक्शन लेके आए तो बोले अब ब्लड की जांच होगी, उसके बाद 2 घंटे बाद है ना 2 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। 2 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद इंजेक्शन लगेगा। अब आप एक बताओ, मरीज जो 10 दिन से भर्ती है, क्या उसका ब्लड की रिपोर्ट चेक नहीं हो सकता था क्या? और तो और इंजेक्शन हम दे देते, तुम बेच देते। बाहर 1.5 लाख में मिल रहा है। हमने नहीं, एक बात बताओ, आपके घर परिवार में भी कोई भर्ती होगा तो पहले जांचें होंगी ना 11 दिन में, क्या ब्लड रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण दोबारा तेजी से अपने पांव पसार रहा है, जिसके चलते जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। वहीं बढ़ते कोविड के मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने दूसरे राज्यों की रोडवेज बस सर्विस की एंट्री पर रोक लगा दी है। उसी राज्य की बस की एंट्री होगी जब चालक परिचालक के अलावा यात्रियों के हाथ में कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो बस को बॉर्डर से पहले ही लौटा दिया जाएगा। आपको बता दें कि अंबाला रोडवेज डिपो से उत्तराखंड के हरिद्वार के लिए एक की बस जाती है, जिसे बीते रोज सहारनपुर से लौटा दिया गया। उधर उत्तराखंड के इस नए फरमान से डिपो को फिर से नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको ये भी बताते चलें कि उत्तराखंड सरकार ने कुंभ मेले की वजह से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है। अगर उत्तराखंड जाना है तो यात्रा से 72 घंटे पहले तक की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर उत्तराखंड में जाने की इजाजत नहीं होगी। ऐसे में अगर बस वापस आई तो इससे डिपो को नुकसान होगा, साथ ही यात्रियों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने बस अड्डे पर ही यात्रियों के टेस्ट करने की व्यवस्था शुरू कर दी है। चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में अप्रैल माह का दूसरा सप्ताह शुरू होते ही रबी की फसलों की आवक में तेजी आती दिखाई दे रही है। 1 अप्रैल से शुरू हुई खरीद के दौरान जहां पहले 5 दिनों में आवक में काफी सुस्ती नजर आ रही थी, वहीं अब मंडी में हर तरफ सरसों और गेहूं की ढेरियां लगी हुई हैं। आपको बता दें कि वीरवार को गेहूं की भी भारी आवक हुई। 539 किसानों ने गेट पास कटवाए और 63,209 क्विंटल गेहूं की आवक हुई, जबकि शाम तक 39,102 क्विंटल गेहूं की खरीद सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर हेफेड और हरियाणा हाउस कॉर्पोरेशन द्वारा की गई। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य इस बार 1,975 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए हैं। स्थानीय आढ़तियों का मानना है कि अगले कुछ दिनों के दौरान गेहूं की आवक में और भी तेजी आएगी, क्योंकि अभी तक पछेती गेहूं की फसल की कटाई का कार्य चल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी फसल का सही तरह से उठान नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उनकी फसल खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई है।
कर रहा हो सड्डा अपना अपना ये व्यापारी पंठाओ बाढ़ में और जमींदार गिरन दे इसके मैं छाया वही बैठा रहा वह गाँव में बैठे हैं कट्टा छाया में धर दिया हरिया बाढ़ ने पड़ी तरह गैर पड़ी गाँव में तन कितना धरो ना छाया में पड़ी जा कट्टा के लग रहा है। ऐसे तो कोई ज़्यादा बड़ी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हर बार जब सीजन आता है, हर सीजन गेहूँ और सरसों की रात, तो मंडी में जब सीजन पीक पे होता है तो इस तरह की स्थिति कई बार बन जाती है, जिसमें या तो किसी वजह से रास्ता जाम हो जाए या लिफ्टिंग की कोई दिक्कत हो जाए या कोई ट्रांसपोर्टर की कमी की वजह से खरीद हमारी प्रॉपर चल रही है। खरीद हम किसानों की जो जितनी फसल है डेली खरीद रहे हैं। सारे टोकन हम लेट तक इशू कर रहे हैं, गेहूँ के 6 बजे तक, सरसों के 8 बजे तक हम इशू कर रहे हैं। आज इस विषय में ट्रांसपोर्टर को भी बुलाया गया था, आज उपायुक्त महोदय को भी इस विषय में अवगत करवाया गया है और एजेंसी एफएड है और वेयर हाउस हैं जिन्होंने यहाँ पे बाजरे की परचेज की, जिन सरकारी एजेंसियों ने, उनको भी हमने लेटर इशू कर दिया है कि इसको आप जल्दी से जल्दी इसका उठान करवाएं। और ट्रांसपोर्टर के माध्यम से उठान करने के बाद हमारे पास काफ़ी स्पेस और फ्री हो जाएगा। अगर कल को कोई स्थिति बारिश वगैरह या कोई ऐसी बनती है तो फसल का नुकसान ना हो। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मरीजों के चलते प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रशासन सख्त होता नजर आ रहा है। ऐसे में जिन जिलों में हर रोज 100 से ज्यादा कोरोना मरीज और एक्टिव मरीज या फिर 500 से ज्यादा हैं, वहां पर माध्यमिक विद्यालय में अवकाश के संबंध में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू करने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि झांसी में पिछले दिनों प्रतिदिन 100 से ज्यादा कोरोना मरीज पाए जा रहे हैं। साथ ही एक्टिव मरीज की संख्या भी 900 से ज्यादा है, जिसको लेकर झांसी डीएम ने जनपद के कक्षा 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान 18 अप्रैल तक बंद करने की घोषणा की है। वहीं जिन स्कूलों में परीक्षाएं और प्रैक्टिकल चल रहे हैं उनको छूट दी गई है। की परिस्थितियों को देखते हुए हमारे प्रतिदिन की ICCC मीटिंग में जो भी सुझाव आते हैं उसको देखते हुए अन्य जो भी डिसीजन देना है वो सारी डिसीजन हम लोग आपको सूचित करेंगे। और ये मैं पढ़ के बता रहा हूँ, जनपद के कक्षा 12 तक के सभी शिक्षण संस्थान दिनांक 18 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे, परंतु जहाँ पे परीक्षाएं और प्रैक्टिकल चल रहे हैं वहाँ परीक्षा प्रैक्टिकल यथावत संपन्न कराने के उपरांत शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। और कोरोना रात्रि निषेधाज्ञा के संबंध में अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा और परिस्थितियों के आधार पर विचार विमर्श करके। तो वहीं हरियाणा के फतेहाबाद की अनाज मंडी में आज व्यापारियों की एक बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें पूरे जिले के व्यापारियों ने हिस्सा लिया। फतेहाबाद के विधानसभा स्तर के व्यापार मंडलों के सभी बड़े पदाधिकारी इस मीटिंग में पहुंचे। व्यापारियों ने एक सुर में कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक वो पूरे हरियाणा में गेहूं की खरीद नहीं करेंगे। टोहाना कच्चा आड़ती एसोसिएशन के प्रधान मास्टर रघुवीर सिंह और जाखल अनाज मंडी प्रधान सतीश कुमार ने कहा कि सरकार व्यापारियों की एकता को तोड़ना चाहती है। सरकार चाहती है कि कुछ इलाकों में खरीद शुरू करवा दी जाए और व्यापारियों की एकता तोड़ दी जाए। इसी को लेकर आज जिला स्तर पर मीटिंग बुलाई गई। क्योंकि बहुत ज्यादा समस्या है, सरकार के साथ बात उस ढंग से नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए। शुरू से हमारा कारोबार मंडियों को खत्म करने जा रहे हैं, कारोबार को खत्म करने जा रहे हैं। किसान मजदूर व्यापारी इनकी एकता में बाधा डाली जा रही है। मेरे कहने का भाव होता है आज की जो मीटिंग यहाँ बुलाई गई है वो इसी सिलसिले में है कि आगे जो अनाज मंडियाँ हैं, चाहे वो गुना की मंडी है, चाहे रतिया की है, चाहे टोहाना की है, फतेहाबाद की है, बट्टू मंडी है, सभी मंडियों में एक रूपता रहे, एक विचारधारा से काम किया जाए, आपस में कोई फूट न हो। क्योंकि सरकार की तो नीति और नीयत साफ दिखाई दे रही है कि ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर चली हुई है, फूट डाल रही है और राज करने की कोशिश में, और इनके पास कुछ नहीं। उसी में यही फैसला है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मांगती, हमारी पेमेंट जो जिम्मेदारों को जो सीधी मांगता है जिम्मेदार उसको दे दो, अगर जो बाकी की पेमेंट तो हमारे खाते में आनी चाहिए और काम वैसे पहले की तरह सुचारू रूप से चलनी चाहिए। मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए और जो दामी है वो जो 6-6 महीने ये देखते नहीं हमारी, वो हमें उसी से जैसे भी सीजन खत्म होता है उसी समय मिलनी चाहिए। तो ये जो ये लोगों को फाड़ने का काम कर रहे हैं मंडियों को, एक दूसरे को लड़ाने का, ये काम नहीं होना चाहिए। सरकार का काम नहीं है।
सरकार का काम है लोगों को हित करने का काम करना है, लोगों को बर्बाद करने के लिए। हरियाणा के पलवल की अनाज मंडी में अनाज की आवक होने के बाद भारी संख्या में काम करने वाले मजदूर और अनाज बेचने आने वाले किसान आ रहे हैं, लेकिन कोविड-19 के नियमों का कोई भी पालन नहीं कर रहा है। मंडी में ना तो लेबर मजदूर मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही किसान और ना ही दूसरे कर्मचारी। पलवल में सार्वजनिक स्थल हो या फिर कोई निजी स्थान हो, सभी जगह पर कोविड-19 के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां तक कि लोग मास्क लगाने में भी लापरवाही बरत रहे हैं। हमसे तो आपको कुछ नहीं बोला कि मास्क लगाने के लिए मास्क लगा काम करो। पिछली योजना में तो बोला था। अब की बार कोई नहीं दी। तो मंडी का कोई अधिकारी वगैरह आपसे नहीं बोल के? नहीं, हमसे तो किसी नहीं बोला आपको। जो किसान आ रहे हैं वो भी बिना मास्क लगाए? हाँ, बिना मास्क के आ रहे। वो अपनी सेफ्टी के लिए कोई लगाया था, बाकी बिना मास्क के। मंडी में पहले भी सारी एसोसिएशन को बुला के भी उनकी मीटिंग कर रखी और लिखित में भी उनको सभी को निर्देश दिए हुए, सभी अपना मास्क लगा के रखें और उचित दूरी बना के रखें और अपने जितने भी। हरियाणा के रेवाड़ी थाना साइबर क्राइम साउथ रेंज पुलिस ने आयुर्वेदिक दवा क्रेता से धोखाधड़ी करके पैसे ऐंठने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आज रिमांड खत्म होने के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन दोनों को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने उनसे 3 लाख रुपए और धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल बरामद किया है। आरोपी शुभम दिल्ली में कुरियर से दवाइयां सप्लाई करने का काम करता था। वो कंपनी से जानकारी प्राप्त करके धोखाधड़ी करता था। साथ ही राम कुमार के नाम से फर्जी आईडी बनाकर धोखाधड़ी की जाती थी। और दूसरे का नाम शुभम है। शुभम इसके अंदर मास्टरमाइंड है, बीएससी एग्रीकल्चर है। दोनों को गिरफ्तार करके 3,82,000 की ठगी में से 3 लाख रुपए की रिकवरी की गई है कैश की, और वो फ़ोन सेट भी बरामद किया गया, जिससे इन्होंने कंप्लेनेंट को और कंप्लेनेंट के अलावा और भी इन्होंने बहुत सारी ठगियां कर रखी हैं, जिसका हमने इनसे खुलासा, जिसका इन्होंने अपने इंसाफ में खुलासा किया है। और वो रिकॉर्ड भी, रजिस्टर भी इनसे हमने बरामद किया है, जिसमें इसने सभी लोगों से ठगी की गई का रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा था। उनमें से कुछों के फ़ोन नंबर भी मिले हैं और इसी हमारे वाली एफआईआर में 3 लाख की रिकवरी की गई है। इसके अलावा जो और ठगी की थी उन राज्यों को हमने इन्फॉर्मेशन डाल दी गई है कि हमने इनको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर वो महाराष्ट्र है, कुछ लोग महाराष्ट्र से हैं, दिल्ली से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, राजस्थान से हैं, उत्तराखंड से हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रजिस्ट्रार कार्यालय में पदस्थ भृत्यों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल तराना के रहने वाले आवेदक शैलेंद्र सिंह पवार ने रजिस्ट्री की सत्यापित छाया प्रति लेने के लिए नकल शाखा में संपर्क किया। यहां भृत्य नारायण सिंह रावत ने काम के बदले 4,000 रुपए रिश्वत की मांग की, जिस पर आवेदक ने लोकायुक्त पुलिस में शिकायत की। लोकायुक्त पुलिस मामले की सत्यता जांचने के बाद आवेदक को केमिकल लगे नोट देकर भेजा गया, जहां राशि देते ही लोकायुक्त पुलिस ने भृत्यों को रंगे हाथों 3,000 रुपए लेते धर दबोचा। ये तराना तहसील का एक आवेदक जो है शैलेंद्र सिंह पवार, पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय में आकर के इस आशय का एक शिकायती आवेदन पत्र दिया था कि रजिस्ट्रार कार्यालय उज्जैन में नकल शाखा का बाबू जब भी नकल लेने जाओ तो उस पैसे की मांग करता है। इस शिकायत को हमने तस्दीक कराया गया। आवेदक के साथ अपना एक छाया साक्षी भेजकर उस लोक सेवक की बात कराई गई, जिसमें स्पष्ट तौर पर क्लियर हो गया कि आवेदक ने इससे रजिस्ट्री की छाया प्रति, सत्यापित प्रति देने के 4,000 रुपए की मांग की थी। जब इस बात की पुष्टि हो गई तो आज हमने आवेदक को 4,000 रुपए लेकर कार्यालय बुलाया और बुला करके उस पर केमिकल लगाकर नोटों पर दिया गया आवेदक को, और उसने यह आकर के उस नकल शाखा के नारायण सिंह रावत, जो भी भृत्य पद पर है वर्तमान में, वो उसको दिए गए और उसका आवेदन भी उसके पास से जब्त हुआ है। और नगद दी हुई राशि जैसे ही आवेदक ने दी, उसने, हमारी टीम इस कार्यालय के चारों तरफ तैनात थी और उसने जैसे हमको इशारा किया, हमने भृत्य नारायण सिंह रावत को आवेदक से 3,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में उर्वाजन केंद्र श्रीजी वेयर हाउस पर गेहूं की ट्रॉली पास करने के एवज में सर्वेयर द्वारा लगातार पैसों की मांग की जा रही थी। इसकी शिकायत लगातार एसडीएम जायसवाल को मिल रही थी। ऐसे ही एक और किसान ने अपनी 4 ट्रॉली फसल को पास करने के सर्वेयर द्वारा 2000 रुपए रिश्वत की शिकायत कोलारस एसडीएम से की। इस पर तत्काल एसडीएम गणेश जायसवाल तहसीलदार और अन्य अधिकारियों के साथ श्रीजी वेयर हाउस पहुंचे, जहां किसान ने ऑडियो साक्ष्य के रूप में एसडीएम को सुनाई। इनमें सर्वेयर दीपक राय द्वारा किसान से 2000 रुपए की मांग की जा रही थी। इसके बाद एसडीएम ने सर्वे एजेंसी से बात कर सर्वेयर को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। साथ ही आगे की कार्रवाई के लिए थाने में शिकायत भी की है। हाँ, यह सूचना मिली थी कि श्रीजी वेयर हाउस पर जो सर्वेयर है उसके द्वारा कुछ पैसे की मांग किसान द्वारा की गई थी और इसकी सूचना मिलने के बाद तहसीलदार और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के द्वारा छानबीन की गई और घटनास्थल पर मैं भी गया। वहाँ पर यह तथ्य सामने आया कि किसान से राशि ली गई थी और उसकी प्रारंभिक जांच की गई। उसके बाद संबंधित सर्वेयर को अभी तो पुलिस के हवाले किया गया है और संबंधित जो केंद्र प्रभारी था उसको एफआईआर के लिए बताया गया। लेकिन जिले का एक अधिकारी जिन्होंने प्रथम दृष्टया तो मुझे उनकी मिलीभगत समझ में आ रही है, उन्होंने केंद्र प्रभारी को वहां से भगा दिया। और 60 मिनट 60 खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।